साथियों, आज हम वापस संविधान के एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक हल है, निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? देखें, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। मध्यवर्ती स्तर पर आपके लिए बता दूं, ग्राम पंचायत या फिर मैं कहना चाहिए पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243। और 243 ए से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज का उल्लेख है। आप अच्छी तरह जानते हैं पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992। देश में लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, और हमारे राज्य में लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994। ये पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो यहां आपको पता है, हमारे पंचायती राज में जो सबसे छोटी इकाई है वह होती है ग्राम सभा। और अगर राजस्थान में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाएगी तो आपका जवाब होगा बाढ़ सभा। आपसे नाम लेकर के पूछा जाए राज्य की सबसे छोटी पंचायती राज की इकाई कौन सी है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? बाढ़ सभा। सीधा पूछ लिया जाए पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई, हमारा आंसर होगा ग्राम सभा। अब बात करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई गई थी। त्रिस्तरीय कौन कौन सी? जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। तो यहां स्पष्ट किया गया था, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे 243 बी। 243 बी में पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन यहां स्पष्ट रूप से अंकित है। ऐसे राज्य, क्योंकि आपको पता है कुछ जिन राज्यों को हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, उनकी जनसंख्या काफी कम थी जिस समय संविधान संशोधन लागू हुआ था। उस समय कहा गया था कि जिस राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहां ये जो हमने जो खंड स्तर है इसको वहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे राज्य जहां 20 लाख से कम जनसंख्या, वहां केवल 2 स्तर होंगे, बाकी उससे ऊपर के जनसंख्या पर त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही आंसर होगा 20 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, फ्रांस में क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो हमने क्या किया, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी आपको पता है कि बंधुता शब्द का प्रयोग किया गया है, समता शब्द का प्रयोग है, स्वतंत्रता शब्द का भी प्रयोग है। तो ये जो तीनों शब्द हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? एक बार थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पे राज्यसभा की संरचना समझा देता हूं, समझे ध्यान से। राज्यसभा हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79, जिसमें किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 किसका उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का उल्लेख है। तो राज्यसभा में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा? 12 सदस्यों का। फिर क्या लिखा हुआ है? हमारे जो राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होंगे
वो 238 से अनधिक, इस शब्द को ध्यान देना, अनधिक यानी कि इससे अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो अब अगर आप देखेंगे तो 238 और 12 मिलकर के कितना हो जाएगा 250। वर्तमान समय में क्योंकि अभी तो जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तो हो सकता है कुछ सीटें बढ़ जाए, लेकिन आज की स्थिति में क्या है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं 250। ध्यान देना, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। वर्तमान में कितने सदस्य हैं 245। इन 245 में से 12 का तो होता है मनोनयन, कौन करता है मनोनयन, राष्ट्रपति जी करते हैं। और 233 सदस्य कैसे होते हैं, निर्वाचित। तो ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन है, ये मनोनयन किस आधार पर किया जाता है, यहां मैं लिख देता हूं 12 सदस्यों का मनोनयन। इसके लिए 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और चारों का क्रम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साहित्य, विज्ञान, कला और आपका समाज सेवा। ठीक फ्रेंड्स, तो 12 आपके जो सदस्य हैं ये किस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते हैं, किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। सीधा अगर इनका अनुच्छेद भी आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 80(3). अब ये जो व्यवस्था है राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन की जो व्यवस्था है, ये किस देश से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपके एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो छोटी होगी, आप 10 मिनट में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार, आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस समय कितने मूल अधिकार थे, 7। इस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। तो ये जो एक मूल अधिकार हमने कम कर दिया, संपत्ति का मौलिक अधिकार, किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, अब वर्तमान में यह मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार ना होकर के क्या रह गया है हमारा, कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार को ही हम और किस नाम से जानते हैं, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 300A। अगर हिंदी में देखें तो अनुच्छेद 300 का। तो वर्तमान में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार ना होकर के हमारा कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 300 का में। किस संविधान संशोधन से इनको बदला गया, ये आपका संविधान संशोधन 44वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में होता है, गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा, यानी कि मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी उनके द्वारा इस संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, अनुसूची को जोड़ा गया है, इसका मतलब इसको भी देखिए। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। लेकिन जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूची थी, 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 के बाद हमने कौन सी जोड़ दी, 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी, 11वीं जोड़ी और 12वीं। तो हमसे पूछा गया 10वीं अनुसूची के बारे में। तो ये जो 10वीं अनुसूची, इसको आप याद रख लेंगे, दा से दाम मिला देना। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल संबंधी जो कानून हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1985। इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और उनके समय 52वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कहीं तो आपका आंसर इसका मिलेगा 1988,
और कहीं आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा 1989। अगर हमने इस पॉइंट को ध्यान से कहीं अगर नहीं देखा तो फिर हमसे गलती की संभावना बढ़ जाती है। अब इसको आप ध्यान दें, निम्न में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से आपके घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब इसका आंसर हमें देना क्या है, हमें उस चीज को देखना है। तो फिर से संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, और 61वां संविधान संशोधन होता है 1988 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था? तो ये अनुच्छेद था 326, अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया, और इस अनुच्छेद में परिवर्तन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। लेकिन ये जो संविधान संशोधन लागू हुआ था, ये लागू हुआ था फ्रेंड्स 1989 में। ठीक है फ्रेंड्स, और कब लागू होता है? 28 मार्च 1989। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, आप उसी हिसाब से इसका जवाब देंगे। 21 वर्ष से 18 वर्ष, सीधी सी बात है, जब लागू हो गया होगा तभी 21 वर्ष से 18 वर्ष हुई होगी। लागू कब हुआ? 28 मार्च 1989 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 मार्च 1989। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस संविधान संशोधन के तहत, और आपको आंसर कैसे आ जाए? 61वां संविधान संशोधन 1988, 61वां संविधान संशोधन 1989, तो उस स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दो हमने, हालांकि कई सारे प्रावधान थे लेकिन दो इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। एक तो हमने क्या किया था? मंत्रिमंडल का आकार फिक्स कर दिया था, मंत्री परिषद, सॉरी काट, मंत्री परिषद का आकार फिक्स कर दिया था। दूसरा क्या किया था? जो दल बदल का कानून हमने 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा था, उस दल बदल के कानून को और मजबूत कर दिया। मैं इनको दोनों की बातों को बताता हूं कैसे मजबूत किया। पहले जो दल बदल का कानून जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उस समय प्रावधान था अगर 1/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो दल बदल का कानून प्रभावी नहीं होगा। लेकिन बाद में देखा 1/3 सदस्य भी जाने लग गए, तो फिर हमने क्या किया? इसको बदल के कितना कर दिया? 2/3। तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था कर दी गई? अगर 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो उन पर दल बदल का कानून प्रभावी नहीं होगा। और क्या किया गया था? मंत्रिपरिषद का आकार भी फिक्स कर दिया गया। कारण क्या था मंत्रिपरिषद का आकार फिक्स करने का? जिससे कि भ्रष्टाचार रुके। इनकी जो हॉर्स राइडिंग कहलाती है, इनकी जो खरीद फरोख्त कहलाती है विधायकों की, सांसदों की, उस पर अंकुश लगे। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्रिपरिषद का आकार है कितना फिक्स किया गया? राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित 15%, और अगर केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? 15%। लेकिन यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, कुछ राज्य कैसे जो आकार में छोटे हैं, वहां के लिए आपको मिनिमम कितने मंत्री रखने होंगे? मुख्यमंत्री सहित 12। ध्यान रखना, यहां 12% नहीं है। ऐसे राज्य जिनका आकार छोटा है वहां आप कम से कम कितने मंत्री आपको रखने होंगे मंत्रिपरिषद में? 12 मंत्री। और अगर प्रतिशत आपसे सीधा पूछ लिया जाए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार कितना कर दिया गया था, तो कितना कर दिया गया फ्रेंड्स? 15% कर दिया गया था। यानी 15% से अधिक आप मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रख सकते। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार, मैंने अभी आया था हमारे संपत्ति के अधिकार वाला क्वेश्चन, वहां मैंने बताया था 7 मूल अधिकार थे। अब 7 में से वो तो हमने कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया, तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में? 6। तो 6 अधिकार, मूल अधिकार कैसे? सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। तो सीधा आपका आंसर तो यही हो गया, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद इसको देख लेते हैं, 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
और आपका 25 से 28 क्या है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 9वां क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस की प्रकृति, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? एक सेकंड प्लीज फ्रेंड्स। ओके, हाँ, तो देखें लोकसभा में क्या पूछा गया हमसे, लोकसभा में। अब आपको यहाँ 4 अनुच्छेद है, वो थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे ना, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 330, 331, 332, 300, ये लो 5वां भी देख लो, 334। हमारी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है, एससी व एसटी, और कहां, लोकसभा में, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 330। तो सीधा सीधा आंसर तो इसका हो गया अनुच्छेद 330। ये बचे हुए भी आप देख लो। 331 में क्या है, आपको पता होगा जब 2020 तक आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों का लोकसभा में मनोनयन हो सकता था। किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि अब संविधान संशोधन जब हुआ था तो एससी और एसटी के लिए तो आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदायों का आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 332 क्या है, वही एससी व एसटी के लिए कहां पर, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। और अनुच्छेद 333 क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में आरक्षण। और अनुच्छेद 334 क्या है, इन सबको जो आरक्षण मिला था, यह मिला था संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक। लेकिन भारतीय राजनीति की प्रकृति ऐसी रही है, हर 10 साल में इस आरक्षण को बढ़ाते गए हैं, और वर्तमान में यह आरक्षण कब तक लागू है, 2030 तक। अब 2030 के बाद हो सकता है फिर से इसमें वृद्धि कर दी जाए, वो सरकार पे डिपेंड करेगा, उस समय जैसी भी सरकार होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 330। अब थोड़ा सा इसके एससी और एसटी के बारे में और मैं आपको आरक्षण के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एससी के लिए जो सीट रिजर्व है लोकसभा में, उनकी संख्या है 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों की संख्या है, उनकी संख्या है 47। अगर आप इन दोनों का टोटल करते हैं तो आपका निकल के आता है 131। तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुल कितनी सीट आरक्षित हैं, 131। केवल एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा में कितने प्रतिशत सीट एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाता तो आपका आंसर होगा 24% आप कर सकते हैं। 24.03 है एग्जैक्ट आंकड़ा तो, बट हम लगभग 24% भी बोलेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय जो लेता है किस अनुच्छेद के तहत लेता है, अनुच्छेद 143 के तहत। ये जो राय लेता है ये राष्ट्रपति जी की क्या है, एक तरह से हम अधिकार कहेंगे, अधिकार की श्रेणी में आता है। और ये किस प्रकार का अधिकार है, ये सलाहकार क्षेत्राधिकार है। सलाहकार क्षेत्राधिकार। यहां 2 बातें और ध्यान रखेंगे। क्या बातें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे डिपेंड करता है कि वो राय देता है या नहीं देता है, ये भी बात है, क्योंकि इसके कुछ क्लॉज है, वो क्लॉज हम विस्तार से किसी दिन पढ़ लेंगे। दूसरा क्या है, उसने अगर राय दे दी है तो राष्ट्रपति जी पर भी वो बाध्यकारी नहीं है कि आपको इस राय को मानना ही मानना है। और सर राय लेंगे किस मुद्दे पे, जो सार्वजनिक महत्व का होगा। इस प्रकार से तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने के लिए अधिकार देता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 143।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे किसी दिन फिर से नए सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।